एड प्रिय बंधुओं, वेलकम। आपका स्वागत है आज के इस नए चैप्टर पर। अभी तक हमने बात की आपसे 0 से 6 साल के बच्चे तक और 6 से 22 साल के बच्चों तक किस तरह का उनका मानसिक डेवलपमेंट और उसके साथ साथ किस तरह के एजुकेशन की संभावनाएं होनी चाहिए, यह सब हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे एडोलसेंट पीरियड पे। एडोलसेंट एवं अर्ली एडल्टहुड, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड हैं एक आदमी की लाइफ में, और इसके संदर्भ में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एंड्रागोगी की बात करेंगे, क्योंकि अब एडोलसेंट पीरियड में बच्चे इन दोनों के चीज़ों से लर्निंग के लिए तैयार है। तो इसमें कैसे ट्रांजिशन होगा, किस तरह से एसिमिलेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एडोलसेंट पीरियड में बच्चे के सब चीज़ें, जो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं या हो रही होती हैं, क्योंकि अर्ली एडोलसेंट पीरियड तक डेवलपमेंट बच्चे का चलता रहता है। एडोलसेंट हम कहते हैं 16-17 साल का, और एडल्ट होगा 18 साल और उसके बाद का। 18 साल में ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसका 18वां जन्मदिन आया और हमने कह दिया 18 साल का हो गया, अब मैच्योर हो गया, एडल्ट हो गया। नहीं, एडोलसेंट पीरियड जो 16, 17, 18 साल 3 सालों में उसकी रही थी, उनका काफ़ी कुछ डेवलपमेंट अर्ली एडल्टहुड में ही, मीन्स 18, 19, 20 साल तक चलता रहता है। वो तब तक उसमें बहुत सी पुरानी धारणाएं और नई धारणाओं का एक मिश्रित रूप में एक व्यक्तित्व चलता रहता है। हमने देखा कि एडोलसेंट पीरियड में इमोशंस, इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, साइकोमोटर स्किल्स, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी कुछ डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल से हम कह दें कि पूर्ण रूप में उसमें इमोशन आ गए हैं, डेवलप्स हो गए हैं, या इंटेलिजेंस भी डेवलप हो गई है, कॉग्निशन जो मेंटल स्किल या मेमोरी जिसे कहते हैं या नॉलेज स्किल कहते हैं, वो फुली डेवलप हो गया है, साइकोमोटर या फिजिकल स्किल जिसको हम कहते हैं वो फुली डेवलप हो गए हैं। तो ऐसा नहीं, वो काफ़ी कुछ इनकी 90% और 95% ये सब डेवलप हो चुके होते हैं, बट 5% अभी भी वो डेवलप होते रहते हैं अप टू एडल्टहुड में या अर्ली एडल्टहुड पीरियड में। इनका थोड़ा परिपक्व होना चलता रहता है। इफेक्टिव ग्रोथ जो है, यानी कि ग्रोथ इन फीलिंग्स, पर्टिकुलरली इमोशनल एरियाज में, एटीट्यूडनल एरिया में और सेल्फ वर्थ में, मैं हूँ, ये सेल्फ वर्थ में, यह डेवलपमेंट थोड़ा लंबे समय तक चलता रहता है। ये एडोलसेंट में कंप्लीट तरह से, पूरे तरह से नहीं आता। और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य काम है ये डिसाइड करना कि भाई क्या गलत है, क्या सही है ना, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, किस आइडिया को किस वक्त बाहर आने दिया जाए, कौन सा व्यवहार किस वक्त किया जाए, कितना काम और कैसा काम उस वक्त करना है। तो ये सब जितने भी हमारे इमोशंस अंदर हैं व्यक्ति में, उन इमोशंस को कितना हमने बाहर आने देना है अपने व्यवहार में, और कैसा व्यवहार बनाना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस तय करती है। इसलिए ये पीरियड बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस और इफेक्टिव, ये दोनों अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए होते हैं।
इस कारण से इस पीरियड में जो बच्चा है वो बहुत अधिक उसकी केयर करने की आवश्यकता होती है। ये वो समय है जहां उसको सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का ध्यान चाहिए, सबसे ज़्यादा फैमिली को ध्यान देना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा कॉलेज, स्कूल या जो भी संस्था जहां पे वो गया है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि उसके इफेक्टिव और क्रिटिकल जो उसकी इंटेलिजेंस है या उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके पूरे परिपक्व न होने के कारण इस वक्त, इस एडolescent पीरियड में खास करके उसके व्यवहार पे अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पेरेंट्स को भी और टीचर को भी। क्योंकि उसकी जो रेमनेंट हैं चाइल्डहुड के, और जो चीजें अभी तक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई हैं, उनके कारण उसका बिहेवियर नंबर 1 रेकलेस होगा। वो सब कुछ दुनिया का 1 सेकंड में कर लेना चाहता है। कुछ भी आइडिया उसके दिमाग में आ रहा है वो उसको तुरंत पूरा कर लेना चाहता है। उसके लिए हर चाहत जीवन की एक नई चाहत है, हर दृष्टांत जीवन का एक नया है, हर घटना जीवन की एक नया है। वो उन सबको पा लेना चाहता है, और इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस और इफेक्टिवनेस का दोनों का इफेक्ट न होने के कारण उसको जल्दी लगती है, रेकलेस उसका बिहेवियर रहता है। कैसे भी लो, पाओ, करो, तो बहुत रेकलेस होता है। फिर रेकलेसनेस के साथ साथ वो इरेशनल बिहेवियर करता है, क्योंकि रैशनैलिटी अभी उसमें डेवलप हुई नहीं है पूरी, तो उसका बिहेवियर इरेशनल हो जाता है। और बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि इस पीरियड में सारे के सारे ऑर्गन सजग हो जाते हैं। एडल्ट के ऑर्गन या एडोलसेंस में सारे ऑर्गन बहुत सजग हैं, और उनकी सजगता के कारण उसमें फॉल्स इरिटेबल बिहेवियरल इंपल्सेस निकलती हैं, आती हैं। वो नेचुरल में आएंगे। ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, मैंने कहा अभी तक आया क्यों नहीं, मैंने ये करना था तुरंत। तो इरिटेबल इंपल्सेस भी इस पीरियड में काफ़ी आती हैं। तो पेरेंट्स जब इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो वो प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे, और इस पीरियड में उसको प्यार, ममता, केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जक्स्ट्रा पॉइंट है। दो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, और ये 6 साल का पीरियड 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये बहुत ही सेंसिटिव उस बच्चे के लिए होता है। ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, जहां पे उसकी लाइफ की मेटामॉर्फोसिस हो रही है। उस वक्त पेरेंट्स का, परिवार का, समाज का, कॉलेज का, या जहां भी जिस संस्था में है, वहां सबको उसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रख करके ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए पेरेंट्स ध्यान रखें कि, और टीचर्स भी ध्यान रखें, फैसिलिटेटर्स भी ध्यान रखें कि इस समय किसी भी तरह उनका एक्सपोजर ड्रग्स के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाएगा उनको। उसने गलती से भी सिंपली अपनी एक्सप्लोरेटरी हैबिट्स के कारण, बच्चों में इस उम्र में हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की होती है, दुनिया में देखने की होती है। क्योंकि मैंने कहा ना, दुनिया की हर घटना उनके लिए नई है, हमारे लिए नई नहीं है, हम उसको जी चुके हैं, लेकिन उसके लिए हर घटना होने वाली नहीं है। वो उसको एक्सप्लोर करके देखना चाहता है। तो उस एक्सप्लोरेशन में वो ड्रग्स को भी एक्सप्लोर करेगा। किसी दोस्त को देखा ड्रग ले रहा है, कुछ लोग मैं भी देखे, देखो क्या होता है।
उसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को उसकी एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव केयर उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये विशेष ध्यान रखने वाला पीरियड है। ये वो समय है जहां पे उसको उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अल्कोहल, हमारी बॉडी में अल्कोहल के लिए 5 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है। अगर सारे बॉडी के जितने भी खाने, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट अवेलेबल है, तो उसमें सबसे पहले बॉडी अगर किसी को प्रेफर करेगी तो अल्कोहल को करेगी। इसलिए इस उम्र में एडोलसेंट और अर्ली एडल्ट, ये दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में रखता हूं, उनको अल्कोहल को कभी टच मत करने दीजिए। उनके बॉडी के सेल्स को, उनके मेटाबॉलिज्म को एक ऐसी चीज का टेस्ट लगेगा जिसके लिए उनकी प्रेफरेंस है। ये प्रेफरेंस क्यों है, हम कभी उस पर अलग से बात करेंगे। और कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा सेल्यूलर प्रेफरेंस होती है और उनमें एडिक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एडिक्शन में भी जेनेटिक्स रोल प्ले करती है। कुछ लोगों के सेल, दे हैव वेरी स्पेशल एफिनिटी फॉर द अल्कोहल, और उनके पास अल्कोहल लगने की बात है मुंह, उसके बाद तो वो फिर मुश्किल है। और वैसे भी अल्कोहल एक एडिक्टिव चीज है। प्लीज कृपया मैं सब टीचरों से उनसे कह रहा हूं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ये चीजें अवॉइड की जाएं। स्मोकिंग, सब्सटेंस यूज, अब्यूज, कैनबिस इंडिका, पता नहीं क्या क्या आजकल अवेलेबल है, ये सब एडिक्टिव है और ये साइकोलॉजिकल एडिक्शन क्रिएट करते हैं ये सब्सटेंसेस। बहुत से लोग कहते हैं कोई बात नहीं, वो सब्सटेंस ले रहा है, अल्कोहल तो नहीं पी रहा। नहीं, ये अल्कोहल से ज्यादा खतरनाक होता है, चाहे ओपीएम हो, चाहे कैनबिस इंडिका हो या कुछ हो। और सबसे आखिर में जो मैं बात करूंगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है इस उम्र में, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आज वैसे सोसाइटी में सेक्सुअल हाइजीन और सेक्सुअल मोरालिटी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। People are unable to understand the sanctity of these organs. कुछ लोग मजाक में भग और शिव की मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है, ये सबसे बड़ा पाप है। Sanctity of our sexual behavior, that is, वो सबसे ज्यादा सेक्रेड, क्योंकि वो जननी है, जनन ये हमारी संतति का एक सोर्स है। उसमें एक परिवार, सारी व्यवस्था समाज की उसी पे निहित है, उसकी प्योरिटी पे निहित है। जिस समाज का बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर प्योर नहीं है, या प्योरिटी नहीं है, या मर्यादा नहीं है, वो समाज निश्चित रूप से भ्रष्ट होगा, खत्म होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, पहले अध्याय में लिखा है। तो इसलिए सेक्सुअल प्योरिटी एंड सेक्सुअल सैंक्टिटी, लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी कहें, यह प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति की एक नीति है। कोई भी प्राणी, आप इस बात पे आश्चर्य करेंगे, हो सकता है मेरे अगेंस्ट में कोई बोले, क्योंकि उनको प्रकट में ऐसा लगता है, कोई भी प्राणी अपने जब संतति का जन्म देने के उसमें होता है, वो मोनोगैमस होता है। कोई भी प्राणी, जननी, कोई भी जननी संतति को पैदा करने के टाइम में मोनोगैमस होती है। ये सैंक्टिटी इस सृष्टि का नियम है, और अगर हमने उस नियम को तोड़ डाला
तो हम सृष्टि के सबसे बड़े नियम का अपमान कर रहे हैं। इसलिए ये रिस्पेक्ट बच्चों को स्कूल से, कॉलेज से, इस पीरियड में खास करके, क्योंकि ना समझी के कारण वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स में, मैं उस बात को छोड़ रहा हूँ कि सिफिलिस होगी, गोनोरिया होगा और एड्स हो गई और HIV, दुनिया भर की बीमारियां हैं, herpes क्या नहीं है, उनको तो छोड़िए। सबसे ज़्यादा उससे ये कि आदमी के ह्यूमन माइंड का डिग्रेडेशन और अंततः पूरे समाज का डिग्रेडेशन, और एकदम आखिर में इस समाज के विलुप्त होने का खतरा रहता है अगर हम सेक्सुअल हाइजीन को, या सेक्सुअल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, अगर उसको हम एक आनंद की टूल बना लेते हैं। तो इसीलिए सब जगह आजकल सेक्सुअल एजुकेशन पे लोग स्ट्रेस भी करते हैं। अब आता है कि आफ्टर ऑल एडल्ट है क्या चीज़। मैंने कहा कि हम तो एडल्ट, अर्ली एडल्ट और एडल्ट को डील कर रहे हैं, लेकिन फुल एडल्ट क्या है? तो ये कई तरह से डिफाइन इसको करते हैं। पहला है बायोलॉजिकल डेफिनेशन। बायोलॉजिकल डेफिनेशन में हम कहते हैं ये वो उम्र है जिसमें कोई व्यक्ति रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है, बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है, हम उसको एडल्ट कहते हैं। उसके अलावा दूसरी सामाजिक ड्यूटीज भी डिसाइड करती है, जैसे एज ऑफ वोटिंग, एज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और एज ऑफ मैरिज। ये सब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सब इंडिविजुअल को डिफाइन करती हैं कि वो एडल्ट हो गया है। उसके अलावा देर एक सोशल डेफिनेशन होती है। इसको हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना एडल्ट का रोल सोसाइटी में या तो एज ए फुल टाइम वर्कर, या एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड या वाइफ, और एज ए रेस्पॉन्सिबल फादर और मदर प्ले करने के काबिल हो जाता है, निभाने के काबिल हो जाता है, तो सोशली हम तब कहते हैं कि ये व्यक्ति एडल्ट हो गया है। साइकोलॉजिकल एडल्ट या साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। साइकोलॉजी में हम एडल्ट आदमी को तब कहते हैं जब आदमी में सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बहुत से लोग 25-30 साल के भी होते, सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता उनमें। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स जब वो स्टार्ट करता है, फील करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लाइफ, कि अपनी जिंदगी का मैं जिम्मेदार हूं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में गलत या सही काम करूंगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं जिम्मेदार हूं। यह जिम्मेदारी का, सोशल जिम्मेदारी का, साइकोलॉजिकल जिम्मेदारी का, व्यक्ति का अपने लिए और दूसरे के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो उसको सेल्फ वर्थ का एहसास आता है, तो साइकोलॉजिकली हम तब कहते हैं कि यस, ये व्यक्ति साइकोलॉजिकली एडल्ट हो गया। बहुत से लोग काफ़ी लंबे तक साइकोलॉजिकली एडल्ट नहीं होते, बच्चे बने रहते हैं। तो हम किस चीज़ से डील करते हैं? हम डील करते हैं एज ए टीचर, मेडिकल कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, एडल्ट्स एंड एडल्ट्स विद एडोलसेंट्स एंड एडोलसेंट्स। तो 3 ग्रुप के लोग हो गए हमारे। एक तो एडल्ट हो गए, एक एडल्ट विद एडोलसेंट ट्रेंड्स हो गए, है तो एडल्ट 60 साल के हो गए हैं, पर अभी 14-15 साल के बच्चों की आदतें साथ में लिए चल रहे हैं, उनके ट्रेंड्स वही चल रहे हैं। और तीसरे जो एक्चुअल में एडोलसेंट है हमारे पास में 16, 17, 18 के, वो हो गए। तो प्रैक्टिकली हम लोग जो डील करते हैं, इन 3 तरह के ग्रुप्स को डील करते हैं, और ये तीनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। अब इनमें फर्क क्या है? बच्चों को जैसे हमने कहा कि वो तो रोट में उगोरी पे काम करते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं या एडोलसेंट्स हैं, वो उनके लिए सीखने के 6 प्रिंसिपल हैं।
वहां तो एक ही प्रिंसिपल है, रट्टा लगाओ। अब बहुत से अनफॉर्चुनेट लोग एडल्ट होने के बाद भी रट्टा ही लगाते रहते हैं। मेरी जनरेशन के सारे रट्टा लगा के पास हुए हैं। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद में सीखी है, हाउस जॉब में या एमडी के टाइम में, क्योंकि एमडी प्योरली एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे है, क्योंकि सारी कंट्रोल होती रही है ब्रिटेन से, तो इसलिए वहां पे सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का काम था। लेकिन उससे पहले एमबीबीएस तो सारे रट्टा रोट मेमोरी से ही लोगों ने पास किया है। तो वो 6 प्रिंसिपल कौन से हैं एडल्ट लर्निंग के, उस पर हम बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल है इंटरनली मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। एक अडल्ट तभी सीख सकता है जब उसकी सीखने की इच्छा होगी। उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कभी भी उसको मजबूर नहीं कर सकते सीखने के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्म सूत्र का पहला जो श्लोक है वो यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप कुछ मत करें, सबसे पहले अपने शिष्य के मन में जानने की जिज्ञासा क्रिएट करें। मोटिवेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन, क्योंकि जब तक वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है, खुद की उसकी जानने की इच्छा नहीं है, इंटरनली वो मोटिवेटेड नहीं है, वो नहीं सीख सकता। और अगर आपने एक बार ये जगा दिया तो फिर वो रुक नहीं सकता। ये जिज्ञासा इसमें एक बार जग गई, फिर उसका रुकने का नाम नहीं है। वो आखिरी श्वास तक उसकी वो जिज्ञासा बनी रहेगी। अपने आंसर्स का सवाल लेने के लिए उसकी जिज्ञासा चलती रहेगी। दूसरा जो होता है, ब्रिंगिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस से सीखता है, उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जिसके एग्जांपल मैंने लास्ट बार दिए है कि मैं अगर किसी काम को करता हूं, एक सवाल अगर हो कि यहां से शिमला कैसे जाना है, आप उसको या तो रट्टा लगाएंगे, यहां से वहां जाएंगे, टिकट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरा ये है कि आप यहां से गए, टिकट लिया, सारा एक चीज को खुद किया, शिमला पहुंच गए, फिर वहां से वैसे ही वापस आ गए। अब आप जिंदगी में भूल नहीं सकते आपको शिमला कैसे जाना है। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। वो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बन गई है, और एक्सपीरियंस करके वो मेमोरी में, कॉग्निशन में चली गई है। अब उसको आप हटा नहीं सकते, कोई नहीं हटा सकता, वो पक्की है। और अडल्ट इसी तरह से सीखता है। उसको कितने बार वैसे बैठ के बैठा दो कि देखो भी यहां से टिकट लेंगे, वहां जाएंगे, वो मिलेगा, उससे वहां जाएंगे, यू विल फॉरगेट। जब रिपीट करना होगा उसको तो 10 जगह पूछता फिरेगा, ये कहाँ है, वो कहाँ है। एक बार कर लिया तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। तीसरा होता है, एडल्ट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। अब वो बच्चा नहीं है कि आपने कहा पढ़े याद कर लो, कर ली, वो कहता मैं क्यों, आपने कहा यहीं से यहां तक की किताब याद कर लेना, उसने कर ली, रट्टा मार लिया, आके वैसा वैसा बोल भी दिया, डिबेट के लिए एक चीज दिया, बोल भी दिया, बड़ा अच्छा एक फर्स्ट पोजीशन भी लिख के आ गया, लेकिन नहीं, अब वो गोल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है। उसको पता है मेरी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मैंने कुछ बनना है, क्या बनना है उसके दिमाग में चल रहा है। उस गोल को पाने के लिए उसने क्या करना है वो उसके दिमाग में चल रहा है। कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने से क्या फायदा है, किसमें क्या है, वो सब वो एनालाइज करता है। तो अब उसकी लाइफ स्टडी सारी गोल ओरिएंटेड है, कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए। पहले पढ़ रहा था पीयर प्रेशर से, फर्स्ट आएगा तो सारे भोले बाबा हो गई, वो फर्स्ट आता है, पेरेंट्स भी खुश, सब खुश। अब वो उसके लिए नहीं, अब वो पढ़ रहा है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। उसने फैमिली बनानी है, सब करनी है, कहाँ से लाएगा पैसे, कहाँ से नौकरी, जो मतलब 10 तरह के उसके पास में है, और उसमें सबको एनालाइज करके वह गोल डिसाइड करता है कि मैंने ये करना है। दूसरा, रेलिवेंसी ओरिएंटेड। जब आपका गोल है तो आप हर चीज वो सीखना चाहोगे जो आपको मदद करेगी, जो रेलेवेंट है आपको वो गोल अचीव करने के लिए। आपको ऐसे ही चीज बताने जाएंगे जिससे उसको गोल और अचीव करने में कोई मदद नहीं करने वाली है, तो वो कहेगा मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो यार, मेरा तो ये सब्जेक्ट में ये पढ़ूंगा,
तो वो किसी भी ऐसी चीज की तरफ नहीं जाना चाहता जो उसको अपना गोल अचीव करने में मदद नहीं करेगी। तो रिलेवेंसी ओरिएंटेड मीन्स हर रिलेवेंट चीज को टू अचीव द गोल वो करना चाहता है। अब वो बहुत प्रैक्टिकल है, उसी बात को करेगा जिससे उसको अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलने वाली है, और वो खुद प्रैक्टिकल करके चीजों को देखना चाहता है। विश्वास है लेकिन वो खुद उसको देख के कंफर्म करना चाहता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, और दूसरा प्रैक्टिकल टू द एक्सटेंट कि भाई नहीं मैं ये चीज करने से कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए ये यूजफुल है तो मैं इसको कर लूंगा। तो उसकी टोटल अप्रोच प्रैक्टिकल है। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको पेरेंट्स भी भूल जाते हैं और टीचर्स भी भूल जाते हैं, वो है दिस लर्नर इज ए एडल्ट और एडल्ट विद एडोलसेंट ट्रेंड्स। अब वो इंसान है जिसका सेल्फ वर्थ बन चुका है, और जो जिस भी आदमी के अंदर सेल्फ वर्थ है, he wants to be respected by others. He wants to learn with respect. अब आप उसको गाली निकालोगे या मारोगे पीटोगे तो वो टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ इस उम्र में आके जग जाती है। उसको अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट देना उसके खुद के लिए फायदे में है, टीचर के लिए तो फायदा है ही है। लेकिन पुराने टाइम में तो चलता था, मेडिकल कॉलेज में भी लोग चांटा मार देते थे, लोग सुन लेते थे, क्योंकि वो समय कुछ और था। पर आज तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी नहीं सुनेगा। यही है। अब हम आते हैं लास्ट में एडल्ट लर्निंग में कि इन एडिशन टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ हमने बताया था पहले, और फिर डिटेल में हम अलग सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी मदद करती है एडल्ट्स को, लेकिन एडल्ट लर्निंग की जो स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज और क्वालिटीज हैं उनको मैं अलग से नरेट करूंगा, जिससे कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नंबर 1, जैसा आपने पहले कहा, डूइंग और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से वो ज्यादा सीखते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो उनको ज्यादा समझ में आती है। कोई चीज उनको करने के दो वो करके सीख जाएंगे, कर देंगे तो उनको याद अपने आप हो जाएगी। वो केस स्टडी से उनको ज्यादा याद होता है। आपने कोई सिचुएशन दी, भी इसका सोल्यूशन निकालो, वो खुद पढ़ेगा, खुद देखेगा, आपको बताएगा, आप उसको फिर सजेस्ट करेंगे और करेंगे। तो इस तरह की केस स्टडीज से उसको बहुत याद होता है, बिकॉज इसमें उसका खुद का स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है, और सारे क्राइटेरिया जो हमने 6 क्राइटेरिया बताया सारे पूरे भी हो रहे हैं। 3rd, अब वो क्लास में 5वीं क्लास वाला बच्चा नहीं है, बैठा है चुपचाप, टीचर हर 2 मिनट बाद एक चांटा लगा जा रहा है किसी न किसी बच्चे को। नहीं, वो अब लर्निंग को इनफॉर्मल करना चाहता है, इनफॉर्मल सिचुएशन बनाना चाहता है। उसको जहां कोई चीज समझ नहीं आ रही वो सवाल पूछना चाहता है आपको, वो आपको क्रॉस करना चाहता है, वो अपने को अगर उसको कुछ आता है तो वो भी बताना चाहता है। तो अब वो बिल्कुल इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर लर्न करने के लिए चाहता है, और उसी से उसको ज्यादा समझ आती है चीजें। अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को, अब आप प्रॉब्लम्स दे रहे वो नहीं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका जानना चाहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से उसको समझ में आता है। जैसे भाई किसी के पेट में दर्द है, अब पेट के दर्द है तो क्या होगा, सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आप प्रॉब्लम देख करके और फिर इसका सॉल्यूशन वो खुद देखेगा, पड़ेगा, क्या कारण हो सकते हैं पेट दर्द के, फिर कैसे इसको रिजोल्व किया जाए, कौन से 3-4 भागों में, या 2 टीचर्स और स्टूडेंट्स में आपने बांट दिया, सेमिनार्स करवाई, तो कुछ ऐसे तरीके आपको करने पड़ेंगे जिसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व में उसका डायरेक्ट अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है और अपने दिमाग को उसमें वो उपयोग करता है, इसलिए वो चीज उसके अपने आप मेमोरी में, कॉग्निशन में चली जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाउ ही लर्न्स बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
हर चीज़ करता है, प्रैक्टिकल करता है। वो पेशेंट, मान लो डॉक्टर पढ़ रहा है, पेशेंट्स को देखेगा, एग्जामिन करेगा और करेगा, और उस एक्सपीरियंस बन करके वो सारी चीज़ उसके कॉग्निशन में जाएगी और वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ स्टे करेगी। यही वो रट्टा भी कर सकता है, टाइफाइड के ये साइन सिम्टम्स है, ये दवाई नहीं, वो उसको नहीं स्टे करेंगे, स्ट्रेसफुल है। वो उसने टाइफाइड का पेशेंट वार्ड में देखा, उसको बुखार आया, हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, फाइंडिंग्स देखें, फिर उसने देखा अपने किताब में कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स है, कौन कौन सी नहीं है, क्या बीमारी इसको हो सकती है। अब ये खुद उसमें एंगेज्ड है, एक एक्सपीरियंस ले रहा है। फिर उसने एक दवाई भी कोई सजेस्ट की कि भाई ठीक है ये करते हैं, अपने टीचर से पूछा ये भी इसको दे दूं क्या। अब ये एक्सपीरियंस हमेशा के लिए उसके कॉग्निशन में चला जाएगा। अब वो आपका स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, अब आपको एज ए गाइड लेना चाहता है, वो आपको एज ए फैसिलिटेटर, कि मैं पढ़ूंगा खुद, जहां मेरे मदद हो, जरूरत हो, मुझे वहां गाइड करो। आप कोई नई बुक बताओ, कोई नई रेफरेंस बताओ, कोई चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आप अपने एक्सपीरियंस से मेरे को एक्सप्लेन करिएगा। सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ एफर्ट्स, और साथ में टीचर को वो एक एज ए फैसिलिटेटर, हेल्पर ले अगर आप देंगे और वो उसको मानेगा, तो लर्निंग विल बी एक्सेलेंट। डायडेटिक लेक्चर अब कुछ समझ में नहीं आते उसको, वो रेक्टिफिकेशन की बात गई। और वैसे भी लोगों ने एनालिसिस करके बताया, सब डायडेटिक लेक्चर कितना भी अच्छा हो, वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकता दिमाग में। आप 5 मिनट बाद बच्चों का टेस्ट लीजिए, 90%, 99% उसमें फेल हो जाएंगे। सो डायडेटिक लेक्चर नहीं काम करते अभी इस उम्र में। और वैसे भी लर्नर्स की वेराइटीज होती हैं, वो आगे हम आएंगे कि कितने तरह के लर्नर्स होते हैं और कैसे कैसे वो सीखते हैं, उनकी सीखने की भी अलग अलग स्टाइल्स हैं, वो एक अलग बात है। बट इन जनरल एक जो एडोलसेंट, एडल्ट एंड अर्ली एडल्ट है, उसके ऊपर फैसिलिटेशन या गाइडेंस जो है, दैट वर्क्स, नॉट द डायडेटिक इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर्स। अब वो पार्टिसिपेटरी लर्निंग में से सीखता है, ऐसी लर्निंग जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, या उसको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, या उसको लेक्चर का पार्ट देने के लिए कह रहा है। 4 लड़कों में, बच्चों में आपने एक लेक्चर को बांट दिया, तुम ये पढ़ के आओ, तुम ये, अब तुम आपस में लेक्चर दो या डिस्कशन कराओ, या उनसे आपने पोस्टर कंपटीशन कुछ भी करवाया, वो लर्निंग उन पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी जहाँ वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद उसमें काम कर रहे हैं, खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद कोलैबोरेट कर रहे हैं। या फिश वाली लर्निंग जैसे होती है, इसमें हर आदमी कोलैबोरेट करता है और कंट्रीब्यूट करता है। सो कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटरी, कंट्रीब्यूटरी लर्निंग जो है, उससे इस एज में आदमी ज़्यादा सीखता है। डायडेटिक लेक्चर्स से बहुत कम लर्निंग। मैंने बताया ना, 5% लोगों को 10% याद होगा ज़्यादा लेक्चर में क्या कहा उन्होंने। इसके बाद अब उसके अंदर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आ गया है। वो हर चीज़ जो आपने बताई है उनको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहता है और खुद देखना चाहता है ये सही है कि नहीं, या इसमें क्या कुछ एडवांसमेंट की गुंजाइश है या करेक्शन की एडवाइस है। अब वो मेटाकॉग्निशन की बात करता है, अब वो ओरिएंटेशन की बात करता है, और वो अब जानना चाहता है पढ़ने से पहले कि मुझे आप क्या पढ़ाने वाले हैं। इसलिए जब भी मैंने लेक्चर शुरू किया पार्ट 1 में, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताया कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। उसको आपने इन्फॉर्म कर दिया, मैं आज ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे, उसमें दिमाग में आ गया, सो अपने आप को प्रिपेयर करेगा उन 4 चीजों के लिए। पहले कोई किताब देखेगा, कहीं कोई रिकॉर्डेड चीज है यूट्यूब पे कहीं भी है तो उसको सुनेगा, कहीं नेट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल देखेगा। तो अब वो कहता है कि मेरे को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। और लास्टली जो टीचर की ड्यूटी है
मोटिवेशन। मोटिवेशन और कंट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ एक श्लोक है, उसके साथ मैं अभी बंद करूंगा। वो कहा गया है, ओम सैनो भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई मॉडर्न टीचिंग के बारे में या कंटेम्प्रेरी पार्टिसिपेटरी कंट्रीब्यूटरी कोलैबोरेटिव लर्निंग का हो नहीं सकता। ये श्लोक क्या कहता है? ओ शिष्य, आओ हम दोनों एक साथ बैठ करके हम चर्चा करें, एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करें, और भविष्य में जब हम दोनों पढ़ लेंगे, आप पढ़ जाओगे और हो सकता है कि तुम एक बहुत बड़े इंसान बन जाओ। टीचर तो वहीं रहेगा। मेरा 4th क्लास का टीचर तो मेरे ख्याल में जब मैं डॉक्टर बन गया, डायरेक्टर भी बन गया, तो 4th क्लास को ही पढ़ा रहा था ना। तो मैं तो इधर एक डायरेक्टर बन गया एम्स का। तो ये स्थिति उस वक्त भी आती थी, तो इसलिए उसको देखते उन्होंने कहा महाविद्य समय है। कभी अगर ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए तो हे भगवान, हम में किसी में भी किसी तरह का अभिमान नहीं आए, गुरु गुरु रहे और शिष्य शिष्य ही रहे। मैं अपने जीवन में जब तक मेरे एक भी अध्यापक जिंदा थे, मुझे कहीं भी मिलते थे तो हम उनके पैर छूते थे, और बदले में बीकानेर में ये रिवाज था कि टीचर्स लोग जेब में कुछ लड्डू या कुछ पेड़ा इस तरह की चीज़ रखते थे। तो जो बच्चा ऐसे मिला आया, बच्चे रहते हैं अब जिंदगी में गुरु के, तो उसको पेड़ा या लड्डू ऐसे खिला के देंगे, खुश होंगे। हम लोगों को भी आनंद आता था। अब मेरा कोई गुरु जिंदा नहीं है, तो मुझे ये तो आकांक्षा रहती थी जैसे बीकानेर जाता कोई गुरु मिले तो पेड़ा दे और वो प्रसाद हम खाएं। वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज़ होती थी। थैंक यू, धन्यवाद।